Hello viewers, welcome to your channel Edu Arvar. This is your YouTube channel. आज हम लोग कूलाम के नियम, कूलाम्स लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कूलाम के नियम के बारे में। वैसे हम ये जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। आवेश जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आवेश होते हैं? एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। और ये भी हम जानते हैं कि दो समान आवेशों के बीच, समान आवेश का मतलब हुआ कि यदि एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल। मतलब ये बल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। समान आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं और ये समान आवेश ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो अगर दोनों ऋणात्मक हैं या दोनों धनात्मक आवेश हैं तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और यदि विपरीत आवेश हैं, जैसे एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। तो हम लोग ये आज जानेंगे कि ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, जो ये वैद्युत बल है, ये इसका परिमाण क्या होगा? ये किन बातों पर निर्भर करेगा? आवेश किस तरह से कितने होने चाहिए, उसके हिसाब से ये क्या निर्भर करेगा? इनके बीच की दूरी क्या होगी? ये किन माध्यमों में रखा हुआ है? इस बात पर विचार करेंगे। इसके लिए हम कूलाम के नियम को पढ़ेंगे। कूलाम का नियम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मैकेनिक्स में न्यूटन का नियम। जिस तरह से न्यूटन का नियम है उसी तरह से आपका कूलाम का नियम है। बस कुछ समानताएं हैं तो कुछ भिन्नताएं भी हैं। आइए एक बार हम कूलाम का नियम जानते हैं, फिर उसको डिटेल और डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए देखते हैं कूलाम का नियम। देखिए, ये आपका कूलाम का नियम है। क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होना चाहिए? दो स्थिर बिंदु आवेश होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं। स्थिर बिंदु आवेशों के लिए होगा। तो बिंदु आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर। स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। हमने बताया कि कब आकर्षण बल कार्य करेगा और कब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश, ये मान लेते हैं कि Q1 है। एक बिंदु आवेश, ये मान लेते हैं कि Q2 है। ये दो बिंदु आवेश हैं और ये दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली ये रेखा हो गई। और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी ये मान लेते हैं कि R है। देखिए, आप विदाउट हेजिटेशन बहुत आराम से इस कूलाम नियम को सुनिए, समझिए। वैसे आपको बहुत से मैटर YouTube पर मिलेंगे, बहुत से मैटर आपको किताबों में मिलेंगे, बहुत से आपको PDF मिल जाएंगे। लेकिन पढ़ने का मतलब ये है कि आप पढ़िए, मोस्टली चीज़ें आपको तुरंत वहीं याद हो जाएं। आप नोट्स बना लीजिए, फिर एक दो बार आप रिवाइज करिए और पूरा आपको याद हो जाए। तो आइए हम देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम ये कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश कैसे हो गए? स्थिर हो गए। दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो
तो हम जानते हैं इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये मान लेते हैं F। ये निर्भर किस पर करता है कि ये सजातीय हैं या विजातीय हैं। अगर समान आवेश, समान प्रकृति वाले आवेश होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल, विपरीत प्रकार वाले होंगे तो आकर्षण बल। तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसको हम वैद्युत बल कह सकते हैं, ये आपका F हुआ। तो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब हुआ कि जितना ही इस आवेश का मान बढ़ता जाएगा उतना ही बल का मान बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि F इज़ प्रोपोर्शनल, ये Q1 और F इज़ प्रोपोर्शनल Q2। Q2 के भी ये समानुपाती है, इसीलिए हम दोनों को गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। तो F इज़ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी ये r है, r के दूरी जो है, इनके बीच की जो दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब समानुपाती का उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम कह सकते हैं कि F इज़ प्रोपोर्शनल 1/r²। क्या हो गया? F इज़ प्रोपोर्शनल 1/r²। F जो है ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी आप बढ़ाते जाएंगे तो बल का मान घटता जाएगा और वो भी वर्ग के व्युत्क्रम के रूप में घटता जाएगा। एक चीज़ और देखिए, अब इन दोनों को अगर हम एक साथ लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? F इज़ प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। किसी भी समानुपात को बराबर करने के लिए हमें एक समानुपाती नियतांक से गुणा करना पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू बी K Q1 Q2/r², जहाँ K, ये K एक समानुपाती नियतांक है। जहाँ K क्या है? एक समानुपाती नियतांक है। अब तमाम एक्सपेरिमेंट जो हुए निर्वात या वायु में रखे हुए आवेशों के लिए, तो ये देखा गया कि K का जो मान होता है ये कितना होता है? 9.0 इंटू 10⁹। क्या होता है? K की जो वैल्यू होती है ये 9.0 इंटू 10⁹ होता है। अब इसका मात्रक हम देखते हैं क्या होता है। अब इसका मात्रक निकालने के लिए हम इससे K का मात्रक ऐसे निकाल सकते हैं कि K का जो मात्रक हुआ, देखिए हम इसको लिख सकते, एक तो तरीका ये हुआ कि हम K बराबर लिखें F_r² और बाई Q1 Q2। तो अब K का मात्रक हमको लिखना है, तो F का मात्रक हो गया हमारा न्यूटन और R का मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q हो गया कूलाम, और फिर दूसरा Q2 ये भी हो गया कूलाम, तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर। तो K का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। K का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एक दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं कि ये K को कैसे हम निकाल सकते हैं, K का मात्रक हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ K का मात्रक हमको निकालना है। अब देखिए बराबर ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मात्रक होगा वही पूरा राइट हैंड साइड का मात्रक होगा। तो राइट हैंड साइड का भी मात्रक क्या हुआ आपका? न्यूटन। राइट हैंड साइड का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन। अब न्यूटन में हमें K का मात्रक निकालना है और इतने का मात्रक हमें पता है। तो यदि इतने के मात्रक से हम भाग दे दें, जैसा कि अभी आपने देखा, तो उसको बहुत ईजिली हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि Q1 Q2, Q1 कूलाम हो गया, Q2 कूलाम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कूलाम स्क्वायर से भाग दे दें, तो बाई कूलाम स्क्वायर हो गया, और 1/r², तो r² का मतलब मीटर स्क्वायर, तो यहाँ r² नीचे है तो मीटर स्क्वायर से हम गुणा कर दें। तो जो इसका मात्रक आएगा
वो इससे कैंसिल हो गया, और जो इसका मात्रक आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा, न्यूटन, जो कि F का मात्रक है। तो एक दूसरा तरीका है, हम इससे भी कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर। तो ये K का मान आया 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलाम स्क्वायर। आइए एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा जान लेते हैं क्या है कूलाम का नियम। आप इसका नोट्स भी बनाते रहिएगा, इसलिए आपको बहुत ईजिली हम आपको समझा रहे हैं। तो क्या हुआ कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये भी जानिए कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जैसे Q1 और Q2 ये दो आवेश हो गए, ये मिलाने वाली इसको रेखा हुई, बल जो होगा वो इसी के अनुदिश होगा, चाहे इस दिशा में या इस दिशा में। तो इनके बीच की दूरी अगर हम r ले लेते हैं, तो यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला बल F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। F इक्वल्स टू बी K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, जहाँ K ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे आप समानुपाती नियतांक भी कहते हैं। अनुक्रमानुपाती नियतांक या समानुपाती नियतांक एक ही होता है। प्रयोग द्वारा निर्वात या वायु में रखे गए आवेशों के लिए K का मान 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। इस तरह से हम इस समीकरण को इस तरह भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू बी 9.0 K का मान में लिख दिया इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ये न्यूटन में। आइए फिर आगे हम देखते हैं कि ये जो हमारा फार्मूला हुआ मिला, तो अभी हमने इससे पहले कूलाम के लिए हमने परिभाषा पढ़ी थी। कूलाम का एक दूसरे तरह से भी हम परिभाषा इस फार्मूले से जान सकते हैं। जैसे ये हमारा हुआ F इक्वल्स टू बी K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, जहाँ K का मान हमने ये रख दिया। तो अब यहाँ देखते हैं F इक्वल्स टू बी 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब जो सूत्र जैसे हमारा है F इक्वल्स टू बी 9.0 इंटू 10⁹ हमने लिख दिया Q1 Q2 और बाई r स्क्वायर। ये इस तरह से फार्मूला हम लिख सकते हैं कूलाम का। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि यदि Q1 और Q2 ये कितना हो, 1 कूलाम, तो 1 कूलाम की हम परिभाषा कैसे निकालते हैं। यदि R की वैल्यू 1 मीटर कर दी जाए और Q1 Q2 ये 1 कूलाम है, दोनों समान आवेश हैं और समान आवेशों का जो मान है वो कितना है, 1 कूलाम है। तो यदि ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो F हमारा कितना आ जाएगा, 9.0 इंटू 10⁹ इतना न्यूटन हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलाम जो है ये आवेश का वह मान है जो 1 मीटर की दूरी पर निर्वात या वायु के लिए ये सूत्र था। तो निर्वात या वायु में रखे हुए इसी परिमाण वाले किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। अच्छा, अभी फिर हम इसके नोट्स के लिए आपको लिखित वो दिखा देते हैं। और ये देखिए, ये जो 9.0 इंटू 10⁹ है, जिसे आप K से लिखते हैं, इसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
हालांकि यहाँ आपको इस k को 1/4πε0 लिखने का कोई बहुत औचित्य नहीं मालूम होगा, लेकिन आगे इस पर बेस्ड तमाम आपको सूत्र मिलेंगे जो आपके 1/4πε0 के महत्व को बताएंगे, इसलिए इसे यहाँ भी जान लेना आवश्यक है। जहाँ ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अगर ये वैल्यू हम लिख दें तो हमको क्या मिलेगा? F = B 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही जो हमारा सूत्र हुआ, समीकरण हुआ, यह कूलाम के नियम को व्यक्त करता है। जहाँ आपका 1/4πε0 1/4πε0 जो k का मान है, ये कितना है? 9.0 × 10⁹ और मात्रक भी आप लोगों ने निकाला क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलाम स्क्वायर। तो ε0 जो कि निर्वात की वैद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं और एक बार फिर से इसको लिख करके और रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं ये एक कूलाम क्या होता है। एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात अथवा वायु में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9.0 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। समीकरण 1 में k की जगह पे 1/4πε0 भी लिखा जा सकता है, जहां ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता, प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और इस तरह से ये समीकरण F = B 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो जाता है, जहां 1/4πε0 यह 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। अब आइए हम ये देखते हैं कि ε0 का ये आंकिक मान कितना होता है, कैसे निकलता है, ε0 का विमीय सूत्र क्या होता है। दो चीज़ सबसे पहले जानते हैं, तो देखते हैं कि ε0 का जो आंकिक मान और मात्रक है वो कितना है। ε0 का 8.85 × 10⁻⁻12 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ε0 का जो विमीय सूत्र है वो क्या है? m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4a²। MKS सिस्टम में अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं प्रति किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब सेकेंड पावर 4 एम्पियर स्क्वायर। आइए देखते हैं कि ε0 का ये आंकिक मान मात्रक कैसे हमको मिला। तो हम ये देखते हैं कि हमें ये वैल्यू मालूम है 1/4πε0 कितना होता है? 9.0 × 10⁹ 9.0 × 10⁹। मात्रक भी हम अगर साथ साथ लिखते चलें तो देखेंगे कि ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ से ε0 की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये वैल्यू अगर यहाँ कर देते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/4π × 9.0 × 10⁹ 1/4π × 9.0 × 10⁹ 4 पाई की वैल्यू अगर रख दें तो ये हो जाएगा हमारा 1/4π की वैल्यू
3.14 इंटू 9.0 इंटू 10⁹9। आप देख सकते हैं कि अगर इनकी वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर दें और फिर डिवाइड करें तो ये वैल्यू हमें मिलती है 8.85 और इंटू 10⁻⁻12। और क्या हो गया एप्सिलॉन 0, तो यहाँ 1/एप्सिलॉन 0 था, क्योंकि 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर का उल्टा होगा। तो कितना होना चाहिए ये कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम इस तरह से जान सकते हैं कि एप्सिलॉन 0 का मान और मात्रक कैसे निकाला जा सकता है। तो एप्सिलॉन 0 का मान हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आइए देख लेते हैं इसकी विमा क्या हो सकती है। एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र निकालने के लिए हम कूलाम की विमा लिखें। जैसे कूलाम को हम जानते हैं कि कूलाम क्या होता है, जैसे एक सरल सा सूत्र Q बराबर IT हम लिखते हैं। तो Q होता है आपका कूलाम और I ये हो गया एम्पियर और T हो गया सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड को ही हम कूलाम कहते हैं। तो इसी का हम वैल्यू लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर मतलब एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बाई न्यूटन। तो न्यूटन का मतलब हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बटा सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और न्यूटन यहाँ है मीटर स्क्वायर, तो फिर हम मीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये किलोग्राम ऊपर चला गया तो हो गया हमारा किलोग्राम पावर -1, किलोग्राम पावर -1। फिर ये मीटर और मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन मीटर क्यूब, और ये ऊपर गया आपका हो गया मीटर पावर -3। ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया सेकेंड पावर 4, और क्या हो गया आपका एम्पियर स्क्वायर, जो MKS सिस्टम में इसका मात्रक भी हो गया। अब इसका हम विमा लिखना चाहें तो किलोग्राम को m से, m पावर -1, लंबाई मीटर तो l पावर -3, सेकेंड t से तो t पावर 4, एम्पियर ये आपका a है तो a स्क्वायर। तो इस तरह से देखते हैं एप्सिलॉन 0 का विमा हमारा क्या मिला, m पावर -1, l⁻³ -3, t⁻⁴ और a स्क्वायर। अब देखिए यदि हम निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम ले लें, यदि निर्वात या वायु के स्थान पर हम कोई माध्यम ले लें तो देखते हैं कि क्या होता है। देखिए यदि निर्वात या वायु के स्थान पर दोनों आवेशों को k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो, तो उनके बीच लगने वाला बल। एक चीज़ हम आपको बता दें, परावैद्युतांक क्या होता है, कुचालक पदार्थ जैसे मोम, कागज, रबर, ये सब जो होंगे, अभ्रक, सीसा, ये सारे जो पदार्थ होंगे ये कुचालक पदार्थ, यही परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। और ये जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं इनके जब इन आवेशों के बीच में रखते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि माध्यम जब निर्वात या वायु न होकर के कोई परावैद्युत पदार्थ के होता है, तो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल ये घट जाता है। कितना गुना घट जाता है, इसी के अनुसार 1/k गुना घट जाता है, 1/k गुना हो जाता है या k गुना घट जाता है। तो हम कह सकते हैं उनके बीच लगने वाला जो बल होगा Fm, ये होगा 1/4πε0 k, Q1 Q2/r² न्यूटन, मतलब 1/k गुना हो गया, जहाँ k एक विमाहीन नियतांक है जिसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। k को क्या कहते हैं,
उस पदार्थ का परावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये विमाहीन राशि है, इसका कोई ना मात्रक होगा ना ही कोई विमा होगा। इसे एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, इसको कहते हैं विशिष्ट परावैद्युता, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। कुचालक पदार्थ को परावैद्युत भी कहते हैं। जो कुचालक पदार्थ है, हमने बताया कि उसी कुचालक पदार्थ को रखने से ही जो वैद्युत बल है उसका मान घटा है। तो जो कुचालक पदार्थ है इसी को हम परावैद्युत भी कहते हैं। अब ये देखते हैं कि जो भी परावैद्युत पदार्थ होते हैं इन सभी का मान k से बड़ा होता है। सभी परावैद्युतांकों के लिए k का मान ये 1 से अधिक होता है। धातुओं के लिए k का मान अनंत होता है। धातुओं के लिए k का मान अनंत होता है। अब देखिए लिखा हुआ है कि यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। हमने आपको बताया, आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए कि यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल ये घट जाता है। अब जैसे यहाँ हमने लिखा Fm इक्वल्स टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और जो ये समीकरण आपका था पहला, दूसरा समीकरण F इक्वल्स टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग दे दें तो आपको क्या मिल जाएगा? समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग दे दीजिए। F/Fm ये हो गया K। अब K आपका क्या हो गया? उसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। तो परावैद्युत माध्यम का ये परावैद्युतांक क्या हो गया? F और Fm के रेशियो के बराबर हो गया। F क्या है? निर्वात में रखे बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। और Fm क्या है? उस परावैद्युत माध्यम में रखे हुए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो उस परावैद्युत का परावैद्युतांक क्या कहलाता है? निर्वात में लगने वाला बल और उस माध्यम में लगने वाला उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच बल, इसी का अनुपात ये क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। बहुत आसानी के साथ हम इसको समझ सकते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम इसका एक नोट्स भी बना लेंगे, तो आप नोट कर सकते हैं कि किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक ये निर्वात अथवा वायु में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को कहते हैं। अब देखिए, ये जो हमने समीकरण 3 लिखा है, समीकरण 3 क्या लिखा है? Fm इक्वल्स टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। अगर हम इस एप्सिलॉन 0 K की जगह पे हम सिर्फ एप्सिलॉन लिख दें तो हम इस समीकरण को लिख सकते हैं Fm इक्वल्स टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हाँ, आपको ये भी बता दें कि कुछ जगह या कुछ किताबों में एप्सिलॉन 0 को एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम एप्सिलॉन 0 K के स्थान पर एप्सिलॉन लिखते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 K इक्वल्स टू बी एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या हो गया? परावैद्युत की वैद्युतशीलता। जैसे एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता, वैसे एप्सिलॉन क्या हो गया? परावैद्युत की वैद्युतशीलता। तो यहाँ से हम देख सकते हैं K जो परावैद्युतांक है इसे हम इस वैद्युतशीलता के रूप में भी हम लिख सकते हैं। K इक्वल्स टू बी क्या हो गया? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0, इससे हम परावैद्युतांक का एक और परिभाषा लेते हैं। क्या है वो? परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसका मतलब किसी भी परावैद्युत माध्यम का जो परावैद्युतांक है ये परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 का ये अनुपात होता है। अब देखिए, जो कूलाम का नियम है
वो क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को व्यक्त करता है। जैसे दो आवेश हुआ, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को व्यक्त करता है, ये हम जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि बल जो है ये एक सदिश राशि है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ जो भी कूलाम के नियम में कैलकुलेशन किया है वो अदिश मानते हुए, मतलब उसका सिर्फ परिमाण लिया है, अदिश मान लिया है, उसका सदिश मान नहीं लिया है। तो कूलाम का ये जो नियम है सिर्फ लगने वाले बल के मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता था। हम अगली वीडियो में इस कूलाम के नियम का सदिशीय व्याख्या करेंगे, कूलाम के नियम का सदिशीय मान क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।